हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल वैल्यू इन्वेस्टमेंट फाइनेंस एकेडमी। अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को हिट कर ऑल सिलेक्ट ज़रूर कर लेना ताकि लेटेस्ट फाइनेंस वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, हमने लास्ट वीडियो में देखा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होते हैं। साथ ही हमने बैलेंस शीट को कैसे रीड करते हैं यह भी देखा। उसमें यूज़ होने वाली कॉमन टर्मिनोलॉजी और उसका मीनिंग देख लिया। हम इस वीडियो में दो और फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इनकम स्टेटमेंट और कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है यह देखेंगे। तो पहले हम देखेंगे इनकम स्टेटमेंट। इसे प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट भी कहा जाता है। ये कंपनी के बिजनेस का रिपोर्ट कार्ड होता है जो यह दर्शाता है कि कंपनी का बिजनेस प्रॉफिट मेकिंग है या लॉस मेकिंग। किसी कंपनी के इनकम स्टेटमेंट से पहले हम हमारे दोस्त सुरेश का इनकम स्टेटमेंट देखते हैं जो 1 जनवरी 2022 से 31 दिसंबर 2022 तक के पीरियड का है। सुरेश के इनकम स्टेटमेंट में हम पहले देखते हैं इनकम। सुरेश की मंथली सैलरी 50,000 है। टोटल 12 मंथ की सुरेश की सैलरी 12 मल्टीप्लाई बाय 50,000 जो कि 6 लाख है। सुरेश पार्ट टाइम में फ्रीलांसर का भी काम करता है। पार्ट टाइम से अप्रॉक्सीमेटली 1 लाख की इनकम हो जाती है एक पूरे साल में। सुरेश ने कुछ कंपनी के शेयर भी खरीदे हैं जिससे उसे एक ईयर में अप्रॉक्सीमेटली 10,000 तक का डिविडेंड मिलता है। साथ ही उसने बैंक में 2 लाख की एफडी भी कर रखी है। उससे उसका सालाना 6% इंटरेस्ट रेट के हिसाब से 12,000 मिले हैं। इस सब को मिला के सुरेश की टोटल इनकम हो जाती है 7,22,000 रुपये। हर आदमी के मंथली एक्सपेंसेस भी होते हैं। सुरेश के केस में होम लोन का ईएमआई 20,000 मंथली जाता है। साल में टोटल 2,40,000 का अमाउंट होम लोन के ईएमआई में जाता है। सुरेश का कार लोन का ईएमआई 6,000 का है, यानी पूरे साल में 72,000 जाता है। फूड और ग्रॉसरी के लिए अप्रॉक्सीमेटली ईयरली 60,000 एक्सपेंसेस होते हैं। फ़ोन बिल्स एंड इलेक्ट्रिसिटी बिल के लिए सालाना 24,000 रुपये अप्रॉक्सीमेटली खर्च होते हैं। ट्रैवल एंड फैमिली वैकेशन के लिए सालाना 50,000 के करीब खर्च होता है। सुरेश की सैलरी से मंथली 5,000 टीडीएस कटता है जो कि साल भर में 60,000 होता है। कुल मिलाकर सुरेश का ईयरली एक्सपेंसेस 5,30,000 है। टोटल इनकम माइनस टोटल एक्सपेंसेस करने पर हमें सुरेश की नेट इनकम या नेट सेविंग मिल जाती है जो करीब 1,92,000 है। कंपनी के रिजल्ट में कंसोलिडेटेड या स्टैंड एलोन और ऑडिटेड या अनऑडिटेड ये शब्द कॉमनली मिलते हैं। इसका क्या मीनिंग होता है ये हम आगे देखेंगे। कंसोलिडेटेड और स्टैंड एलोन ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी टर्मिनोलॉजी है। किसी कंपनी का खुद का एक मेन कोर बिजनेस होता है और कुछ सब्सिडरी कंपनी भी होती है। सब्सिडरी कंपनी में कुछ प्राइवेट लिमिटेड भी हो सकती है और कुछ पब्लिक लिमिटेड। स्टैंड एलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कंपनी के मेन कोर बिजनेस की रिपोर्टिंग होती है। कंसोलिडेटेड और स्टैंड एलोन नंबर में डिफरेंस हो सकता है। ये चीज़ें हमें अच्छे से देखनी चाहिए, नहीं तो कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन या फिर अर्निंग पर शेयर या रिटर्न ऑन इक्विटी या रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ये नंबर्स भी आपको कंफ्यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट टर्म आती है ऑडिटेड एंड अनऑडिटेड। जनरली जून, सितंबर एंड दिसंबर क्वार्टर के रिजल्ट अनऑडिटेड होते हैं। मार्च क्वार्टर के रिजल्ट ऑडिटेड होते हैं। ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ये कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं जो किसी एक्सटर्नल इंडिविजुअल या इंस्टीट्यूशन द्वारा चेक किए जाते हैं जिससे कि इन्वेस्टर और शेयर होल्डर को एक्यूरेट और रिलायबल इंफॉर्मेशन मिल सके। अनऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ये किसी भी इंडिपेंडेंट ऑडिटर द्वारा स्क्रूटिनाइज या वेरीफाइड नहीं किए जाते। जनरली एनुअल फाइनेंशियल रिजल्ट ऑडिटेड होते हैं और क्वार्टरली एंड हाफ ईयरली फाइनेंशियल रिजल्ट अनऑडिटेड होते हैं। ऑडिटेड फाइनेंशियल रिजल्ट ये अच्छे से स्क्रूटिनाइज एंड वेरीफाइड होते हैं एज कम्पेयर टू अनऑडिटेड रिजल्ट जो शेयर होल्डर्स और इन्वेस्टर को कंफर्मेशन एंड रिलायबिलिटी प्रोवाइड करता है। अनऑडिटेड रिजल्ट एक ब्रीफ ओवरव्यू होता है
किसी भी कंपनी के बिजनेस का पर्टिकुलर पीरियड के लिए। अब हम एक कंपनी की इनकम स्टेटमेंट देखेंगे। हर कंपनी को क्वार्टरली अपने रिजल्ट पेश करने होते हैं। आप एशियन पेंट के क्वार्टरली रिजल्ट screener.in पे देख रहे हैं। पिछली वीडियो में मैंने बताया है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहाँ मिलेंगे। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर देख लें। आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि एशियन पेंट्स लिमिटेड लिखा है और उसके नीचे कंपनी का रजिस्टर ऑफिस का एड्रेस लिखा है। बॉक्स की हेडिंग ये दर्शाता है कि ये स्टेटमेंट किस प्रकार के है, जैसे कि ये ऑडिटेड है या अनऑडिटेड है, कंसोलिडेटेड है या स्टैंड अलोन है। साथ ही ये कौन से क्वार्टर के हैं और कौन से ईयर के हैं। इस केस में ये स्टेटमेंट 2022 के दिसंबर क्वार्टर के अनऑडिटेड कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट है। स्टेटमेंट में कंपैरिजन के लिए प्रीवियस क्वार्टर और सेम क्वार्टर ऑफ प्रीवियस ईयर के नंबर्स भी दिए हैं। साथ ही 9 मंथ एंड के करंट ईयर के नंबर और प्रीवियस ईयर के नंबर भी कंपैरिजन के लिए दिए हैं। तो फाइनेंशियल रिजल्ट में सबसे पहले आता है इनकम, या इसी को रेवेन्यू भी कहा जाता है। इनकम को दो हिस्सों में क्लासिफाई किया गया है। एक है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और अदर इनकम। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हमें बताता है कि कंपनी ने कोर प्रोडक्ट या सर्विसेज को बेच के कितना कमाया है। अदर इनकम में आता है कि कंपनी ने कोई एसेट या प्रॉपर्टी बेचा या किसी इन्वेस्टमेंट से कंपनी को कुछ प्रॉफिट हुआ होगा। ये सारी चीज़ें अदर इनकम में आती है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और अदर इनकम को जोड़ा जाए तो होती है टोटल इनकम। इनकम में हमें एक इन्वेस्टर के तौर पर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। ये दर्शाता है कि कंपनी का बिजनेस ग्रो हो रहा है या नहीं, कंपनी के रेवेन्यू ग्रोथ होने का ट्रेंड क्या है, कंपनी का टोटल इनकम इंक्रीज हो रहा है पर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कांस्टेंट है या कम हो रहा है, तो हमें अदर इनकम की तरफ फोकस करना होगा। हमें यह देखना होगा कि कंपनी ने कोई एसेट बेची है या किसी इन्वेस्टमेंट की वजह से कंपनी को गेन हो रहा है। हमें इस चीज़ को एनालाइज करना पड़ेगा। ये हो गया रेवेन्यू के बारे में। फिर आते हैं एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस को भी अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। ये कैटेगरीज कंपनी वाइज चेंज होती रहती है। एशियन पेंट इस कंपनी ने अपने एक्सपेंसेस 7 डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किए हैं। इन सबको मिला दे तो टोटल एक्सपेंसेस हो जाता है। कंपनी के टोटल एक्सपेंसेस से हमें ये पता चल जाता है कि कंपनी के प्रोडक्ट बनाने में कितना खर्चा हो रहा है। आपको ये देखना चाहिए कि कंपनी के टोटल एक्सपेंसेस इंक्रीज हो रहे हैं या डिक्रीज हो रहे हैं। अगर कंपनी के एक्सपेंसेस डिक्रीज हो रहे हैं तो अच्छी बात है, मगर कंपनी के एक्सपेंसेस इंक्रीज हो रहे हो तो ध्यान से देखना पड़ता है। अगर एक्सपेंसेस रेवेन्यू के मुकाबले मोर और लेस सेम परसेंटेज में इंक्रीज हो रहे हैं तो ये ठीक बात है। अगर कंपनी के एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा ग्रो हो रहे हैं रेवेन्यू के कंपैरिजन में, तो शायद ये हो सकता है कि कंपनी के रॉ मटेरियल के प्राइजेस ज़्यादा बढ़ गए हो या एम्प्लॉय कॉस्ट बढ़ गई हो। ये हमें एनालाइज करना पड़ेगा। इसका इम्पैक्ट शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म है, ये देखना पड़ेगा। टोटल इनकम माइनस टोटल एक्सपेंसेस करने पे हमें प्रॉफिट मिलेगा। इस प्रॉफिट को प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल आइटम्स कहा गया है, क्योंकि कोई भी एक्सेप्शनल आइटम्स ऐड नहीं किए हैं। एक्सेप्शनल आइटम ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स होते हैं जो वन टाइम इवेंट होता है, जो बार बार नहीं होता है, जैसे कि लॉस फ्रॉम डिजास्टर सच एज वॉर्स, अर्थक्वेक्स। यहाँ एक और टर्म आई है, शेयर ऑफ प्रॉफिट इन एसोसिएट। इसमें कंपनी का प्रॉफिट या लॉस जो कंपनी के जॉइंट वेंचर या एसोसिएट्स में हुआ है वो आता है। एक्सेप्शनल आइटम्स और शेयर ऑफ प्रॉफिट इन एसोसिएट ऐड करने के बाद जो प्रॉफिट बनता है उसे प्रॉफिट बिफोर टैक्स कहते हैं, क्योंकि कंपनी ने यहाँ तक टैक्सेस डिडक्ट नहीं किए हैं
और टैक्सेस डिडक्ट करने के बाद जो प्रॉफिट बनता है उसे प्रॉफिट फॉर द पीरियड कहते हैं या नेट प्रॉफिट भी कहते हैं। और सबसे एंड में आता है अर्निंग पर शेयर। ये दर्शाता है कि कंपनी ने कितना अर्निंग किया है पर शेयर के हिसाब से। ये तो हमने देख लिया इनकम स्टेटमेंट के बारे में। इसमें कुछ चीज़ें कवर नहीं की जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं थी। अगर सारी चीज़ें मैं कवर करता तो ये वीडियो बहुत ही लंबा हो जाता। तो अब हम थर्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसे कैश फ्लो स्टेटमेंट कहा जाता है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे कि आप नाम से समझ गए होंगे कि कैश फ्लो यानी कंपनी में कितना कैश आ रहा है, उसे कैश इनफ्लो भी कहते हैं, वर्सेस कंपनी से कितना कैश जा रहा है, दैट इज कैश आउटफ्लो। उसका हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट में रिकॉर्ड मिल जाता है। पर सवाल ये आता है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट इनकम स्टेटमेंट या प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट से अलग कैसे है, क्योंकि उसमें भी हम सेल और रेवेन्यू रिकॉर्ड करते हैं। उसको समझने के लिए हम एक कंपनी का एग्जांपल लेते हैं। माना कि एक कंपनी अपना प्रोडक्ट बेचती है फाइनेंशियल ईयर 21 में और उसका पैसा आता है फाइनेंशियल ईयर 22 में। फाइनेंशियल ईयर 21 में ये जो सेल है वो रिकॉर्ड हो जाएगी कंपनी के इनकम स्टेटमेंट में, क्योंकि जब ये ट्रांजैक्शन होता है तब रिकॉर्ड किया जाता है। फाइनेंशियल ईयर 22 में कैश फ्लो स्टेटमेंट में इसका असर दिखेगा जब कंपनी को वो कैश एक्चुअल में मिल रहा होगा। ये मेन डिफरेंस होता है इनकम और कैश फ्लो स्टेटमेंट में। कैश फ्लो स्टेटमेंट में मेनली 3 चीज़ें रिकॉर्ड की जाती है। नंबर 1 है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, दूसरी है कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी एंड थर्ड है कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंडर कंपनी के कोर बिजनेस से कितना कैश आया और कितना कैश गया ये रिकॉर्ड किया जाता है। उसमें प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस, कैश रिसीवेबल्स, इन्वेंट्री, कैश पेएबल्स एंड अदर वर्किंग कैपिटल आइटम्स के रिकॉर्ड किया जाता है। साथ ही डायरेक्ट टैक्सेस और एक्सेप्शनल आइटम्स के भी रिकॉर्ड किया जाता है। कैश फ्लो स्टेटमेंट में सेकंड कैटेगरी आती है कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, यानी कंपनी ने अपने प्लान्स, प्रोजेक्ट या मशीन खरीदी में जो इन्वेस्ट किया है वो पैसा। अगर कंपनी ने कोई एसेट बेचा और पैसा है वो भी इसमें दिखाया जाता है। इसमें भी अलग अलग कैटेगरीज में पैसा डिवाइड किया जाता है, जैसे फिक्स एसेट परचेज, फिक्स एसेट सोल्ड, इन्वेस्टमेंट परचेज, इन्वेस्टमेंट सोल्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, एक्विजिशन ऑफ कंपनीज एंड अदर इन्वेस्टिंग आइटम्स। थर्ड कैटेगरी आती है कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। इसमें अगर कंपनी कर्जा लेती है तो वो पॉजिटिव कैश फ्लो दिखेगा, अगर कंपनी डेट रिपे करती है तो वो नेगेटिव कैश फ्लो दिखेगा। इसमें भी अलग अलग कैटेगरी आती है, जैसे कि प्रोसीड्स फ्रॉम बोरोइंग, रिपेमेंट ऑफ बोरोइंग्स, इंटरेस्ट पेड, डिविडेंड पेड, फाइनेंशियल लायबिलिटीज एंड अदर फाइनेंसिंग आइटम्स। इन तीनों कैटेगरीज का नेट निकाले तो नेट कैश फ्लो स्टेटमेंट बनता है। जब भी हम किसी कंपनी का एनालिसिस करते हैं तो हमें कैश फ्लो के अमाउंट्स को बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट के अमाउंट से कंपेयर करनी चाहिए। तो दोस्तों ये था फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में। हमने तीनों फाइनेंशियल स्टेटमेंट देख लिए। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। बाय बाय दोस्तों, जल्दी मिलेंगे।